हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं हाउ नेचर वर्क इन हार्मनी। सी, हार्मनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेचर के लिए भी देखो, नेचर तो करते ही है ना, एंड हम इंसानों के लिए भी। हार्मनी का मतलब होता क्या है? सबके साथ रहना, पीसफुली रहना, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, और मिलजुल कर रहना इज कॉल्ड हार्मनी। ठीक है, तो जो हमारा नेचर है, यहाँ पे अलग अलग क्रिएचर्स रहते हैं, लेकिन वो कितने पीसफुली रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट ये चीजें जो है ये ह्यूमन बीइंग में कहीं ना कहीं मिसिंग है, राइट? चलिए, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर की, प्यारे से लेक्चर की, जहां पे आज आपके पास टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन, ठीक है, बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देख रहे हो बैकग्राउंड मैंने कितना खूबसूरत तुम लोगों के लिए बनाया है। पीछे हमारा ब्यूटीफुल सा जंगल है जिसको मैंने बहुत ज्यादा लाइट कर दिया। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, है ना। एंड क्यूट सा एलिफेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्यूट क्यूट सा एलिफेंट है। ये हमारा फ्रॉग है, ठीक है, क्यूट सा लायन है एंड मगरमच्छ। ठीक है, देखो सारे बहुत क्यूट क्यूट से मैंने लिए, आप जैसे क्यूट क्यूट बच्चों के लिए। तो आंसर मुझे सही चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत शुरू में बहुत ही मजाक हो गया तो ऐसे लाइटली लेंगे, नहीं, आंसर मुझे कैसा चाहिए? करेक्ट चाहिए। ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। Which text promoted sustainable soil practice in ancient India? कौन सा टेक्स्ट, ठीक है, सस्टेनेबल सॉइल प्रैक्टिस को प्रमोट करता था एंशियंट इंडिया में, मतलब पहले के टाइम पे? किस बुक में ये सारी की सारी चीजें, ये टेक्स्ट वगैरह लिखे गए थे? ठीक है, तो ऋग्वेदा पहला है हमारा ऑप्शन यहाँ पे, ऋग्वेदा। सेकेंड इज भागवत गीता, थर्ड वन इज वृक्ष आयुर्वेदा एंड फोर्थ वन इज चक्रा संहिता। बता दो जल्दी सी, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये है हमारा ए, ऋग्वेदा। ठीक है, आंसर नहीं बता रही हूं मैं आपको, वहां पे 2 लिखा था उसको ए कर रही हूं। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1? यस, एनीवन? किसको इसका आंसर पता है भाई? किसको इसका आंसर पता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा एक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है ना, जो डील करता है एग्रीकल्चर के साथ, प्लांट लाइफ के साथ, सॉइल मैनेजमेंट के साथ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सारी चीजें उस टेक्स्ट में मेंशन है, उसमें मेथड मेंशन है। ठीक है, सॉइल को कैसे मेंटेन करना है, प्लांट की हेल्थ की देखभाल कैसे करनी है, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, बता दो कौन सा है, अब तो मैंने बता ही दिया। यस, सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा बेटा, दैट इज सी, वृक्ष आयुर्वेदा। ठीक, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, What type of organisms is a squirrel? Squirrel किस टाइप का organisms है? क्यूट टाइप का, है ना, कितना क्यूट होता है स्क्वेरल। बट हमें इनमें से बताना है, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स या फिर हॉर्बिसाइड्स। किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स है स्क्वेरल? ठीक है, बता दो जल्दी जल्दी। हिंदी में स्क्वेरल को हम गिलहरी कहते हैं, है ना। किस टाइप का है बेटा? तो स्क्वेरल इज कंज्यूमर, है ना। स्क्वेरल क्या है? स्क्वेरल एक कंज्यूमर है जो क्या करता है, फूड लेकर आते कहीं से, फिर उसको तोड़ता है ना, या फिर डेड मैटर को डिकम्पोज करने का काम करता है, प्लांट्स को ईट करता है, नट्स है, सीड्स है, फ्रूट्स है, इन सबको वो कंज्यूम कर लेता है। सो इट इज कंज्यूमर। क्या हो जाएगा? वो कंज्यूमर हो जाएगा। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अ स्क्वेरल? दैट इज कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, कंज्यूमर, इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, what damage is caused by cutting mangroves in the Sundarbans? Yes, अगर हम मैंग्रोव को कट कर देते हैं सुंदरबन में, देखो प्लांट्स को कट करना मतलब अपने आप को खतरे में डाल देना, है ना। प्लांट्स को कट करना मतलब क्या करना बेटा? अपने आप को खतरे में डाल देना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर रेनफॉल, अगर हमने काट दिए मैंग्रोव्स को तो मोर रेनफॉल, इंक्रीज इन एनिमल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन, इंप्रूव्ड रिवर फ्लो। क्या हो जाएगा? यस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो मैंग्रोव होते हैं दे प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज, है ना, किससे बचाते हैं बेटा, साइक्लोन से बचाते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, टाइडल वेव से बचाते हैं, है ना, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं। और ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे जहां वहां पे जो हैबिटेट्स होते हैं उनकी स्पीशीज को बचाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमने मैंग्रोव को काट दिया तो देयर इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, हमें खतरा होगा अगर हमने मैंग्रोव्स को सुंदरबन से काट दिया। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लॉन्ग टर्म, क्या होगा अगर हम बहुत लंबे टाइम तक सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। यू नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में कितने सारे केमिकल्स होते हैं, कितना ज्यादा हार्मफुल होता है सिंथेटिक फाइबर्स हमारे लिए, है ना, सॉइल के लिए, राइट। सो सॉइल बिकम स्ट्रॉन्गर, मोर ग्रास ग्रो, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, या फिर प्लांट्स ग्रो फास्टर। अभी बताया था सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, दे आर हार्मफुल, दे आर केमिकल्स, ठीक है, तो वो सॉइल की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर देंगे, सॉइल को खराब कर देंगे, उसकी फर्टिलिटी को टाइम टू टाइम डिक्रीज करते रहेंगे, है ना। सो फॉर दिस क्वेश्चन सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा व्हाइल यूजिंग, किसको यूज करने से बेटा, यस, किसको यूज करने से, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज करने से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिफाइंस अ पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट, क्या चीज पॉपुलेशन को डिफाइन करती है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज पॉपुलेशन कहलाती है, ओनली वन ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इन एरिया एट अ टाइम, ठीक है, एंड इंटरैक्शंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। तो जल्दी जल्दी बता दो पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, जब एक ही टाइप के बहुत सारे स्पीशीज हो जाते हैं, है ना, जब एक ही टाइप के बहुत सारे स्पीशीज हो जाते हैं एक एरिया में एक समय पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशन कहते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, Which is a common threat to Indian ecosystem, हमारे इंडियन इकोसिस्टम का इसमें से कौन सा कॉमन थ्रेट है, हाँ, कौन सा इसमें से कॉमन थ्रेट हो जाएगा, ग्लेशियर मेल्टिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन ऑफ लायन, या फिर लैक ऑफ रिवर। कॉमन थ्रेट बताना है हमें इंडियन इकोसिस्टम का, कौन सा हो जाएगा, यस, कौन सा यहाँ पे कॉमन थ्रेट हो जाएगा बेटा। देखो सारी कहानियां जो है ना वो पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, वो नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, हमें सांसें कहाँ से मिल रही हैं, पेड़ पौधों से मिल रही है। अगर हम उनको काट देंगे तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, और जब हम नहीं रहेंगे तो फिर अर्थ को कौन संभालेगा, है ना, कोई कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखो चीजें अगर है हमारे पास, उनका कोई यूटिलाइजेशन करने वाला नहीं है, उनको कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है, तो वो चीजें भी कुछ टाइम के बाद अपने आप खराब हो जाती हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर कोई थ्रेट है हमारे इंडियन इकोसिस्टम पे, सो दैट इज डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, ठीक है। इतना सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग अपने नीड्स के लिए पेड़ को काट रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, जितना भी ओवर पोल्यूशन होता है प्लांट्स उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें इतना पोल्यूशन फील नहीं होता। लेकिन अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, हमारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, है ना। कोविड का टाइम याद है आप लोगों को, ठीक है, तो वैसे ही उससे भी बदतर सिचुएशन आ जाएगी अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो, ठीक। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपको बता देना है, क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, या फिर डिकम्पोजर्स। फर्स्ट लेवल ऑफ क्या है यहाँ पे बताना है हमको, ये जो फूड लेवल बनता है ना, उसका फर्स्ट यहाँ पे पार्ट कौन सा होता है, दैट इज प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स होते कौन है प्रोड्यूसर्स, मैम कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स, वो जो फिल्म बनाते हैं, हाँ वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, नहीं। प्रोड्यूसर्स यहाँ पे है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, जो खुद ही खाना बनाते हैं,
ठीक है, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, है ना, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो सब तक खाना पहुंचाते हैं उनको हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिल्म की शूटिंग वाले प्रोड्यूसर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Why are pollinators like bees important in ecosystem? देखो, इकोसिस्टम के लिए ना छोटे से छोटा जानवर एंड बड़े से बड़ा जानवर, हर एक कोई हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हाँ, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे मेक हनी, वो हमारे लिए हनी बनाते हैं, दे हेल्प इन प्लांट रिप्रोडक्शन, दे क्लीन पॉन्ड्स, दे हंट ड्रैगन फ्लाइज। क्यों इंपॉर्टेंट है एक बी हमारे लिए? क्योंकि वो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करते हैं। बीज क्या करती हैं? एक प्लांट से दूसरी जगह पे, दूसरे प्लांट पे जाती हैं, दूसरे से तीसरे प्लांट पे जाती हैं एंड उनकी बॉडी में कुछ पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो चिपक जाते हैं। अब वो जहां जहां जाएगी वहां वहां वो पॉलन ग्रेन गिराएगी एंड वहां से नए प्लांट्स का जर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए छोटी से छोटी चीज या फिर बड़ी से बड़ी चीज भी एक इस इकोसिस्टम को संभाल सकती है या बिगाड़ सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का, दे हेल्प इन प्लांट रिप्रोडक्शन, दे हेल्प इन प्लांट रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क? ये नेशनल पार्क का रोल क्या है? आपने सुना होगा ना, नेशनल पार्क होता है ना, और कौन कौन सी चीजें सुनी है आपने जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो नेशनल पार्क हो गया, आपने सेंचुरी के बारे में सुना होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। ये सब क्या करते हैं? ये सब प्लांट्स एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का, उनको कंजर्व करने का काम करती है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको कंजर्व करने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क? स्टॉप ऑल प्लांट्स ग्रोथ, अलाउ हंटिंग, कंजर्व हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ग्रो कमर्शियल क्रॉप। तो ये क्या काम करने का काम करती है? हाँ, क्या काम करने का काम करती है? जल्दी बता दो। कंजर्व हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे कि नेशनल पार्क, ये प्रोटेक्ट करती है नेचुरल हैबिटेट्स को, कंजर्व करती है वाइल्ड लाइफ को, है ना, एंड बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करती है। यहाँ पे जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जिनसे प्लांट्स को, जिनसे एनिमल्स को खतरा है, वो यहाँ पे बैन किया जाता है, ठीक है। ओके, सो कंजर्व हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th, What role do fungi and bacteria play in ecosystem? Fungi and bacteria का क्या रोल है एक इकोसिस्टम में? Yes, fungi and bacteria का क्या रोल होता है एक इकोसिस्टम में? They are producers, they are consumers, they are decomposers और they are herbivores. क्या हो जाएंगे? So basically they both are decomposers, है ना। Fungi and bacteria break the dead plants and animals. जितने भी dead plants होते हैं, dead animals होते हैं, ये उनको break करने का काम करते हैं into the simpler substances, है ना, and उनसे उनको जो भी nutrients मिलते हैं वो वापस से soil में आ जाते हैं। तो इससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन हो जाता है एंड वो जो डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स हैं, वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चंस दे आर क्या होते हैं? दे आर डिकम्पोजर्स। क्या है बेटा? ये हमारे डिकम्पोजर्स हैं। सो दे आर डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, Which of the following is an antibiotic component? कौन सा यहाँ पे एंटीबायोटिक कॉम्पोनेंट्स है? अभी मैम एंटीबायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली एंटीबायोटिक, नॉट एंटीबायोटिक, ओह सो सॉरी, इट्स एबायोटिक, है ना, नॉट एंटीबायोटिक। एबायोटिक का क्या मतलब होता है? जितने भी नॉन लिविंग पार्ट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, दैट इज एबायोटिक। जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है ना, सनलाइट है, दे ऑल कंसिडर्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पे बता दीजिए कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? यस, ट्री लिविंग है,
फिश लिविंग है, फ्रॉग लिविंग है, लेकिन सॉइल हमारा एबायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, सॉइल हमारा किसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा? एबायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। होगा, ऑफ कोर्स होगा, हो सकता है क्या होता है, होगा, सॉइल ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, which type of ecological interactions benefit both organisms? okay, किस टाइप का इकोलॉजिकल इंटरैक्शन जो है ये ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिट है, किस टाइप का? दैट इज कॉल्ड, यहां पे हमारे पास है पैरेटिज्म, ठीक है, कॉम्युनलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म एंड प्रीडेटेशन। बता दो कौन सा हो जाएगा। देखो एक नाम ना आपने सुना है, जब भी आप ना फेसबुक अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ एक म्यूचुअल फ्रेंड करके आता है ना, जो दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर है, दैट इज म्यूचुअलाइज्म, है ना, म्यूचुअलाइज्म। बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट्स फ्रॉम देयर इंटरैक्शन, जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के इंटरैक्शन से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? बेनिफिट देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? क्या होता है इकोसिस्टम? फॉरेस्ट एरिया only living component, a system of biotic and abiotic component interacting, only animals and water. क्या हो जाएगा? What is ecosystem? So ecosystem contain all the living and non-living things together, है ना? Ecosystem में हमारा living things भी आता है and non-living things भी आता है, that make system ecosystem. ठीक, तो लिविंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं बायोटिक एंड नॉन लिविंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं एबायोटिक। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी हमारा यहां पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, अ सिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ऑर्किड्स एंड ट्रीज? ऑर्किड्स एंड ट्रीज में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? यस, किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? मैम हमें तो एक ही टाइप का रिलेशनशिप पता है। हाँ, किस टाइप का रिलेशनशिप होता है इनके अंदर बेटा? फिर से वही सारे के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, कॉम्युनलिज्म, यहाँ पे है हमारे पास पैरेटिज्म या फिर पॉलिनेशन। किस टाइप का हो जाएगा? यस, ऑर्किड्स एंड ट्रीज में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? आज तुम लोग नए रिलेशनशिप के बारे में जानोगे, दैट इज कॉम्युनलिज्म। ठीक है, दैट इज कॉम्युनलिज्म। होता क्या? देखो, ट्री कहां पे, ये ऑर्किड्स कहां पे ग्रो करते हैं? ऑन ट्री, है ना, वहीं पे ग्रो करेंगे और उनको अगर हम सनलाइट वगैरह देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है। जबकि जो ट्री है, ठीक है, ट्री उसके लिए ना ही, देखो ऑर्किड्स जो है, ऑर्किड्स के लिए ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्री के लिए ऑर्किड्स ठीक ठाक है ना, ना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ना ही उसको वो हार्म करता है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, जहां पे एक बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट करता है एंड दूसरा क्या करता है? ठीक ठाक है, इतना ज्यादा उसको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज कम्युनलिज्म। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? कम्युनलिज्म हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सो what does the presence of both living and non-living component in a habits like ponds and forests suggest? ठीक है, तो ये components क्या चीजें हमको suggest कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है, only biotic components are essential for the habitat. Abiotic components help organisms grow but are not a part of the habitat. A habitat must have both biotic and abiotic component to support. And the D1 is organisms depends only on other living beings for their survival. Is it true? हाँ, यहाँ पे दोनों की प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग हैबिटेट के बारे में। सी,
लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग जो है ठीक है वो नॉन लिविंग पे डिपेंड करता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नॉन लिविंग भी लिविंग पे ही डिपेंड करती है। नॉन लिविंग चीज ऐसी पड़ी हुई है, वेस्ट हो रही है, उनको यूज कौन करेगा? उनको लिविंग ही तो यूज करेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? अ हैबिटेट मस्ट हैव, एक ऐसा हैबिटेट जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे सपोर्ट लाइफ, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे है ना, एंड वी आर लिविंग, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे आसपास लिविंग कंपोनेंट्स ही होने चाहिए। पानी पी रहे हम, दैट इज नॉन लिविंग। सांस ले रहे हम, दैट इज नॉन लिविंग। सनलाइट ले रहे हैं हम, दैट इज नॉन लिविंग। प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं सॉइल में, दैट इज नॉन लिविंग, है ना। तो लिविंग को कौन सपोर्ट कर रहा है बेटा? लिविंग को नॉन लिविंग ही सपोर्ट कर रहे हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज which of the following correctly matches the level of organization in nature, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन कर रहा है? कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, फिर इंडिविजुअल, फिर इकोसिस्टम। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे करेक्टली मैचेस कौन से हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वन? तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। उसी के जैसे फिर बहुत सारे आएंगे तो पॉपुलेशन बनेगा, है ना। फिर उस पॉपुलेशन से हमारी कम्युनिटी बनेगी एंड कम्युनिटी कम्युनिटी करके पूरा हमारा एक इकोसिस्टम बन जाता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बेटा हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, if the population of herbivores like deer and hare decrease sharply, अगर इनका प्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्शन, इनकी पॉपुलेशन अगर कम हो जाती है, ठीक है, what is the most likely immediate impact on the food chain? तो हमारे फूड चेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर जो डियर एंड हेयर जो है उनकी प्रजाति, उनकी पॉपुलेशन बहुत अचानक से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बता दो जल्दी। The population of carnivore like leopard will increase due to the more hunting activity. Producers like plants will decrease due to the less grazing. And the population of omnivore will shift entirely to the plant-based food. Carnivore may face food storage, food shortage and their population might decline over time. Yes. Which option is correct for question number 17? देखो किसी की पॉपुलेशन कम होने से ना बहुत नुकसान हो जाएगा हमें, है ना, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जितने भी कार्निवोर है ना, दे में फेस फूड शॉर्टेज, ठीक है, उनको फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, एंड उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। डायनासोर वाली कहानी तो आप सबने सुनी है कि नहीं सुनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी इनके साथ भी हो जाएगा, इनको भी खाना नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे बेचारे सारे के सारे इनकी प्रजातियां जो है वो विलुप्त होती चली जाएंगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इन द फूड चेन इन्वॉल्विंग मिलेट्स, mouse and eagle, a pyramid is formed when organisms are arranged based on their number. Why is millets placed at the base and eagle at the top? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अरेंज की गई हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई कि जो मिलेट्स है ना, जो मिलेट्स है उसको कहाँ पे अरेंज किया गया बेटा? मिलेट्स प्लेस एट द बेस, सबसे नीचे मिलेट्स को रखा गया बेस पे एंड ईगल को टॉप पे रखा गया है। क्या रीजन है इसका? Millets is the tallest among all the organisms listed. The number of millet is the highest and that of the eagle the lowest. Eagle are more powerful, so they are kept at the top. Mice eat both millet and eagle eggs, so they are placed in the middle. चलो जल्दी बता दो। तो देखो मिडल वाली बात तो यहाँ पे कही नहीं गई है, कही गई है क्या? हाँ कही गई है क्या? नहीं कही गई है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि किस बेसिस पे इनको अरेंज किया गया है ना। तो पिरामिड नंबर में बेस रिप्रेजेंट दी ऑर्गेनिजम्स विच हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। जो बेस होता है पिरामिड का, दैट बेस इज रिप्रेजेंटिंग द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और किसकी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पे? मिलेट की, ठीक है।
टॉप रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन को. सो बेस रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड टॉप रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन. देखो ना यहाँ पे एरिया ज्यादा होता है एंड यहाँ पे एरिया कम है, तो ये ज्यादा पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगा, ये कम पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगा. सो द नंबर ऑफ मिलेट इज हायर एंड दैट ऑफ द ईगल द लोएस्ट. ठीक. So for this question number 18, the option B is the correct answer. Now next question है हमारा question number 19. क्या question दिख रहा है? Yes. चलो अब दिखेगा, है ना, अब दिख जाएगा. चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स. Decomposers help in recycling nutrients back into the soil. ठीक है. Migratory birds can act as pollinators and seed dispersers. Pollution in water bodies increases the amount of oxygen available for aquatic life. Beetles and flies feeding on animal dropping are examples of the decomposers. How many above statements are correct? All 4, 3, only 1 या फिर 2. तो कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये हमको बता देना है. सो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल. सो दिस इज करेक्ट, है ना. वो वापस से न्यूट्रिएंट्स को ही, तो देखो एनिमल्स या फिर प्लांट्स को डिकम्पोज करेंगे तो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वापस से वो सॉइल में हमारा चला जाएगा. ठीक. सो दिस इज करेक्ट. माइग्रेटरी बर्ड कैन एक्ट एज अ पॉलिनेटर एंड सीड डिस्पर्सन. यस, बर्ड्स है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बैठेंगे, एक फूल से दूसरे फूल पे जाएंगे, तो क्या करेंगे, वो पॉपुलेशन को ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स के पॉपुलेशन को. राइट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. बिल्कुल भी नहीं. एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा, उनको डिस्टर्ब कर देगा. ठीक है. Beetles and flies feeding on the animals dropping are the examples of decomposers. Yes, this is correct. तो 3 यहाँ पे हमें करेक्ट दिख रहे हैं, 3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3. ठीक. अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी सवाल पे, आखिरी क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 20 इज which of the following correctly matches the organisms with its role in the ecosystem. चलो करेक्टली मैच कर दो भाई इनको. which of the following correctly match the organisms with its role in the ecosystem. ग्रास कंज्यूमर है, माउस प्रोड्यूसर्स है, बेटल डिकम्पोजर्स है एंड ईगल हर्बीवोर्स है. सो करेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा हो रहा है? यस, करेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द ऑर्गेनिजम्स विद इट्स रोल इन द इकोसिस्टम, दैट इज बेटल डिकम्पोजर्स. जो बेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो डिकम्पोजर्स होते हैं. ठीक है. क्या होते हैं वो? डिकम्पोजर्स होते हैं. जबकि ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर्स है, माउस इज कंज्यूमर, बेटल इज डिकम्पोजर्स एंड ईगल इज कार्निवोर. ठीक है. क्या इतना क्लियर है? हाँ, क्या इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन 20 तक हमने यहाँ पे समझ लिया है. एंड अब देखो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है. ठीक है. आप मुझे बताएंगे कि यस मैम आउट ऑफ 20 हमारे इतने क्वेश्चन सही गए, ताकि हम और नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे. बट अगर मुझे खुद ही नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि आपको क्या चीजें समझ में आई हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो हम आपके लिए और नई चीजें कैसे लेकर आएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी है ना? तो ये चीज आपको कमेंट करके बतानी पड़ेगी. अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि भाई ऐसे सबको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है, मुझे बहुत शर्म आती है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, जिस भी क्लास के हैं आप, 8th क्लास के, तो 8th क्लास की वीडियो में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा. आप उस पर टैप करेंगे तो आप व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे. बेसिकली हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको फिर ऐड कर देंगे. आप वहां पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कोई डाउट है तो आप वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है. ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हमारे साथ अटैच है वहां पे. ठीक है. सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, विद न्यू चैप्टर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.